नमस्कार, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस मंच से हम सभी मिलकर एक साथ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिंदी विषय के स्नातकोत्तर की प्रवेश परीक्षा की सारगर्भित तैयारी करते हैं और इसी मंच से हम विभिन्न श्रृंखलाओं के माध्यम से आपका सहयोग करते हैं। तो उसी श्रृंखला की अगली कड़ी जो 1000 अति महत्वपूर्ण प्रश्न की यह श्रृंखला चलाई जा रही है, उसकी ये चौथी कड़ी है। तो चलिए पढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो 16वां प्रश्न है कि इनमें से किस रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। जी हाँ, आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे। तो विकल्प है कि कामायनी, उर्वशी, चिदम्बराव, यामा। 4 विकल्प दिए गए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि उर्वशी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, चिदम्बरा को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और यामा को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा कामायनी। इसका उत्तर होगा कामायनी। तो उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। चिदम्बरा के लिए पंत को यानी सुमित्रानंद पंत और यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और जेएनयू की 2019 की परीक्षा में यह प्रश्न आया था कि महादेवी वर्मा को उनकी किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, तो यामा के लिए। अगर और कुछ सूचनाएं आप एकत्रित करना चाहें तो एक अज्ञेय की कृति है उनकी, कितनी नावों में कितनी बार। जी हाँ, कितनी नावों में कितनी बार। और अभी सबसे अंत में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है उनका नाम है कृष्णा सोबती। जी हाँ, इनको हिंदी साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2017 से। तो यह वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह प्रश्न हो सकता है कि आ जाए कि 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, तो कृष्णा सोबती। तो मुझे लगता है आपको ये सारे आयाम समझ में आ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आधुनिक काल की कुछ काव्य धाराएं दी गई है और उसकी समय सीमा दी गई है। तो आप देखिए, विकल्प एक है छायावाद, फिर द्विवेदी युग, फिर प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, और ये कुछ समय सीमाएं दी गई हैं। तो आप जानते हैं, देखिए हम यहाँ पर मिलान करते हैं कि छायावाद 1920 से 1936 तक की अवधि छायावाद की कहलाती है। द्विवेदी युग 1900 से 1920, प्रगतिवाद 1936 से 43 और प्रयोगवाद 1943 से 53। जैसा कि आप जानते हैं, आधुनिक युगों में बहुत सारी काव्य धाराएं हैं। एक और काव्यधारा इसका नाम आप ले सकते हैं भारतेंदु युग। भारतेंदु युग जो 1850 से 1900 ईस्वी तक है। तो सबसे पहले आता है भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, फिर छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। तो ये आधुनिक काल की समय सीमा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर किस लेखक का निबंध संग्रह है। जी हाँ, यहाँ निबंध संग्रह पूछा गया है, आप ध्यानपूर्वक देखें। तो अर्धनारीश्वर जो है किस लेखक का निबंध संग्रह है। तो अर्धनारीश्वर जो है दिनकर का निबंध संग्रह है। किनका निबंध संग्रह है? दिनकर का। तो विकल्प दिए गए विकल्प का अगर व्याख्यान आप करेंगे तो आप पाएंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो प्रमुख निबंध संग्रह है वो 2 प्रमुख निबंध संग्रह है। पहला है चिंतामणि। जी हाँ, और इसका यह 2 भागों में प्रकाशित हुआ, भाग 1 व भाग 2। इसका आप स्मरण रखेंगे, चिंतामणि भाग 1 और भाग 2। दूसरा है रस मीमांसा। जी हाँ, रस मीमांसा आचार्य शुक्ल की ये 2 निबंध संग्रह है जो बहुत आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो इनकी कुछ निबंध संग्रहों का विवरण इस प्रकार है कि कुटज इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है, फिर अशोक के फूल, कुटज है अशोक के फूल। तीसरी जो इनकी निबंध संग्रह है वो है विचार और वितर्क। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की कुटज, विचार और वितर्क और अशोक के फूल, और एक और है आलोक पर्व। जी हाँ,
आलोक पर्व। अगर महादेवी वर्मा की बात करें तो इनकी एक प्रमुख कृति की अगर चर्चा हम कर सकते हैं, वह है श्रृंखला की कड़ियां, जो इनका बहुत ही प्रसिद्ध निबंध संग्रह है, श्रृंखला की कड़ियां। तो प्रश्न था कि अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह किसका है, तो दिनकर का। हमने चर्चा किया कि रामचंद्र शुक्ल की 2 निबंध संग्रह चिंतामणि और रसमीमांसा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की कुटज, अशोक के फूल, विचार और वितर्क और आलोक पर्व है, और महादेवी वर्मा की श्रृंखला की कड़ियां हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, एक काव्य पंक्ति दी गई है और हमें बताना है कि उसके रचनाकार कौन है। तो चलिए पढ़ते हैं काव्य पंक्ति। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए करता सदा ही किया शोध। यह पंक्ति जो है किसकी है, तो यह पंक्ति निराला की पंक्ति है। और आप स्मरण रखिएगा, यह पंक्ति निराला की किस काव्य रचना से है, तो राम की शक्ति पूजा से है। तो अगर निराला के बारे में अगर हमें कुछ जानना हो, तो निराला की जो रचनाएं हैं वह राम की शक्ति पूजा एक जो महत्वपूर्ण है, दूसरा कुकुरमुत्ता, और तीसरी जो रचना है इनकी सरोज स्मृति। जी हाँ, सरोज स्मृति। राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसलिए आप स्मरण रखें 1936 निराला की एक बहुत प्रसिद्ध कृति है जूही की कली। जी हाँ, जूही की कली। और जूही की कली का प्रकाशन वर्ष भी याद रखना महत्वपूर्ण होगा परीक्षा के दृष्टिकोण से, 1916 ईस्वी। और निराला की हम पत्रिकाओं की चर्चा अगर कर लें तो निराला ने 2 पत्रिकाएं का संपादन किया पत्रिका का, एक है मतवाला और दूसरा है समन्वय। जी हाँ, तो निराला के बारे में 3 रचनाएं, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता और सरोज स्मृति। जूही की कली इनकी कालजयी रचना है जो 1916 में है, और इनकी 2 पत्रिका है, मतवाला और समन्वय। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इस सत्र का आखिरी प्रश्न है कि पुष्प की अभिलाषा नामक कविता के रचयिता कौन है। जी हाँ, पुष्प की अभिलाषा नामक कविता के रचयिता कौन है। विकल्प दिए गए हैं मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी तो और दिनकर। तो आपने यह कविता अवश्य पढ़ी होगी, पुष्प की अभिलाषा, जिसमें एक पंक्ति है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक। जी हाँ, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। जी हाँ, वही कविता है ये, इसमें है मुझे तोड़ लेना वनमाली। और यह कृति है माखनलाल चतुर्वेदी जी की, मुझे तोड़ लेना वनमाली पुष्प की अभिलाषा। अगर मैथिली शरण गुप्त की चर्चा हम करें तो गुप्त की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उसमें भारत भारती सर्वप्रमुख है, और कभी कभी परीक्षा में इसका प्रकाशन वर्ष भी पूछ लिया सकता है, इसलिए मैं यहाँ पर अंकित कर दे रहा हूँ 1912 से। इनके कुछ और अन्य रचनाओं की चर्चा अगर आप करना चाहें तो इनकी एक रचना है द्वापर, एक रचना है इनका यशोधरा। जी हाँ, यशोधरा। एक रचना इनकी है साकेत, एक रचना इनकी है जयद्रथ वध। ये 5 रचनाएं आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो मैथिली शरण गुप्त की ये 5 रचनाओं का हमने वर्णन किया। अगर हम माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में कुछ जानना चाहें तो एक तो आपने देखा इनके बारे में कि पुष्प की अभिलाषा इनकी कविता है जो बहुत प्रसिद्ध है। दूसरा, इनको एक भारतीय आत्मा भी कहा गया। जी हाँ, इनको उपाधि मिली है, एक भारतीय आत्मा कहा गया है माखनलाल चतुर्वेदी को। ठीक है, तो आप 2 बात ध्यान रखेंगे, पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी और एक भारतीय आत्मा। और इनकी एक पत्रिका भी है जिनका नाम है कर्मवीर। जी हाँ, उसका आप स्मरण रखेंगे, इनकी ये पत्रिका है उसका नाम है कर्मवीर। तो सुभद्रा कुमारी चौहान एकमात्र कविता इनकी झांसी की रानी, जो बचपन से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, झांसी की रानी बहुत प्रसिद्ध कविता है इनके बारे में। अगर दिनकर की चर्चा करें तो दिनकर की रचनाओं का वर्णन करते हैं तो दिनकर की सर्वश्रेष्ठ रचना है उर्वशी, कुरुक्षेत्र,
और दिनकर के बारे में एक और इन्होंने गद्य रचना की है जिसका नाम है संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय, जी हाँ, संस्कृति के 4 अध्याय, और ये इनकी गद्य रचना है। ठीक है, गद्य रचना है। तो हमने चारों विकल्पों पर विचार विस्तार से किया। तो आशा करता हूं कि परीक्षा के दृष्टिकोण से यह पूरा सत्र आपको लाभदायक होगा। आज के लिए इतना ही, शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।